तो करंट में हम लोग डायनेमो तक देखे थे। डायनेमो को देखने के बाद हमने ट्रांसफार्मर भी देख लिया था, और ट्रांसफार्मर में हम लोग उससे बहुत बेहतर सवाल, उसका सचित्र वर्णन हमने कर दिया था। जो भी हमारे विद्यार्थी नहीं देखे उसको जाकर पहले देख लिया। और जहां तक डायनेमो की बात करें तो डायनेमो एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है। डायनेमो एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन एसी की अगर बात करें तो एसी का मान समय के साथ बढ़ती घटती रहती है। कभी उसका ग्राफ ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे, कभी शून्य, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी शून्य। इस तरह से ग्राफ उसका अप डाउन होते रहता है। और इसी को प्रत्यावर्ती धारा शायद कहा भी जाता है कि विभिन्न समय में यदि समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन होती है तो इसी धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल आता है कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान मेरे मित्र होता है कि विभिन्न समय में धारा का कुल योग और वहां तक धारा जाने में जितना समय लगा उसके समय से आप अनुपात करते हैं तो जो भी निकल के आता है उसे हम लोग माध्यमान कहते हैं। यानी विभिन्न समय में धारा का कुल मान और उतने समयों को योग से भाग मारने पर जो हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग माध्यमान के नाम से जानते हैं। और आज हम लोग माध्यमान की परिभाषा, उसका थ्योरम, साथ में उसका पूरी व्यंजक हम लोग आज देखेंगे। तो बिल्कुल चलिए हम लोग देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान से संबंधित बातें। तो यदि हम लोग बात करें तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पे लिख रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान किसको करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान किसको कहा जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान की भाई मेरे बात किया जाए, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की बात किया जाए तो हमने लिखा है विभिन्न समय में धारा का कुल मान और कुल समय के अनुपात को प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कहते हैं। यानी जो आप इस तरह से जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है कि यहां से अगर आप उठे फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो मान लेते हैं कि यहां तक हम निकाल रहे हैं, यहां तक तो स्टार्ट करता है 0 से, ये t/2 है और ये t हो जाएगा और यहाँ जो है फिर आगे की ओर बढ़ते जाएगा। इस तरह से कि 0 से आधा चक्कर, 1 चक्कर, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1.5 चक्कर, फिर यहाँ पर आप बात करेंगे तो हो जाएगा 2 चक्कर, फिर इसके बाद जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2.5 चक्कर। इस तरह से आगे वो बढ़ते जाएगा। तो कहता है कि यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, चाहे तो आधे चक्कर या 1 चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का क्या मान होगा। तो 0 से उठकर यहाँ तक आने में कितना समय लगा उसको पता कीजिए, और धारा कितना मिला उसको पता कीजिए। आप प्राप्त धारा में लगे समय से आप अनुपात निकाल दीजिए, आपका प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान निकल कर चला आएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान विभिन्न समय में धारा के कुल मान और उतने में लगे कुल समय के अनुपात को प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कहते हैं। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान बराबर कुल धारा बटे कुल समय के अनुपात से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग इसको संकेत में करें तो धारा को y से दर्शाते हैं और माध्यमान को एवरेज वैल्यू लिखेंगे, तो ये भी हमने लिख दिया है। और जब कुल धारा निकालनी हो तो विभिन्न समय में, यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न समय में, और समय को विभिन्न दिखानी हो तो आप dt लगाना, कारण कि d का मतलब परिवर्तन होता है, t का मतलब समय। तब विभिन्न समय में किसका मान, धारा का, तो धारा का, तब विभिन्न समय में धारा का और कुल मान, और जब भी कुल लगाना पड़ता है, निकालना रहता है, तो ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जो समाकलन को इंडिकेट करता है। और समाकलन का मतलब होता है कुल योग। तो कुल योग किसका, धारा का, कब, विभिन्न समय में, और कुल समय के अनुपात से भाग मारेंगे तो माध्यमान आपको निकलकर चला आएगा। तो ये परिभाषा के अनुसार हम लिख सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बताए, आपको समझाए, तो अभी हमने बताया इस तरीका से, अभी हमने बताया कि ये मान लेते हैं कि ये ग्राफ है और जब यहां से चालू होगा
तो जब 0 से चालू होकर यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ तक वैल्यू रहता है, लेकिन यहाँ तक आने के बाद शून्य हो जाता है, और फिर जब नीचे आता है तो फिर उसका वैल्यू शून्य आता है। यानी जब यहाँ पहुंचेगा तो वैल्यू, फिर इस पर ग्राफ आएगा तो शून्य, फिर आएगा तो यहाँ पर ग्राफ आएगा शून्य, तो ऊपर वैल्यू देगा नीचे वैल्यू देगा, लेकिन जब जब ई एक्स अक्ष पर आके टकराएगा तब तक इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा। और यहां से यदि यहाँ आता है तो इसको हम लोग आधा चक्कर बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ आता है तो एक चक्कर बोलेंगे। जैसे इसको बात करें तो हाफ कटोरा ऊपर, इसको बात करें तो हाफ कटोरा नीचे, तब तो एक गोल आकृति बन पाएगी ना। तो यहाँ से यहाँ तक हाफ चक्कर और यहाँ से यहाँ तक हाफ चक्कर, और ये दोनों के मिला देंगे तो हम एक चक्कर लिख देते हैं। ठीक है। और इसी तरह से आपके सवाल में करता है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर का व्यंजक क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर का व्यंजक क्या होगा। तो एक चक्कर जब भी बात करेगा तो 0 होगा, 2 चक्कर जब भी बात करेगा तो 0 होगा, जब जब पूरा चक्कर की बात करेगा तब तक उसका मान शून्य हो जाएगा। और जब जब आधा की बात करे, 1.5 की बात करे, 3.5 की बात करे, जो है 4.5 की बात करे, 5.5 की बात करे, अगर जो आधे आधे में जोड़ के निकालेगा तब उसका वैल्यू अलग अलग आएगा। तो यही हम लोग निकालेंगे कि एक चक्कर में तो हम समझे कि यहाँ से आएगा यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन आधे चक्कर में कितना आएगा, तो आधे चक्कर का हम लोग व्यंजक निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे तो बिल्कुल आप सही से समझेंगे, एकदम मस्त और बिंदास तरीके से आपको समझा दिया जाएगा कि आपको एग्जामिनेशन में आपसे छूटेगा ही नहीं। ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हमने सवाल में लिख रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर में माध्यमान का व्यंजक लाए, व्यंजक प्राप्त करें। तो यदि हम लोग इसका व्यंजक की बात करें तो सबसे पहले जो है हमको यहाँ पर बोला गया है कि आधा चक्कर, तो एक पहले ग्राफ बनाएंगे, ये मेरा ग्राफ रहा, और ये जो है बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ जो है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का मान 0, और यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ से यहाँ आया, तो आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, आधा ये, तो यहाँ पर आवेगा तो एक चक्कर हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि आधे चक्कर में, तो यहाँ पर निकाल लिया है t/2, यानी 0 से लेकर t/2 तक का मान निकालना है। किसका मान, तो प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान का मान निकालना है आधे चक्कर में। तो यदि हम लोग इसका व्यंजक की बात करें तो जैसा कि हमने आपको समझाया है कि माध्यमान का फॉर्मूला होता है, क्या होता है माध्यमान का परिभाषा के अनुसार, तो I बराबर होता है, क्या होता है, तो I बराबर होता है कि इंटीग्रेशन क्या I, और यहाँ पर होता है dt और बटे होता है dt, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये आपने I भी का मान अभी हमने समझाया। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रही है, और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 साइन और ओमेगा और t होता है, जो पिछले क्लास में हमने इस बात पर जो है सवाल भी बनाया था। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा t होता है, और यदि इसी के वैल्यू को वहां पर हम रख दे, बिल्कुल बारीक से आप ध्यान देते रहना, आपसे मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन आपने थोड़ी सी पलके झपाई तो फिर उड़ जाएगा, फिर बातें आपको दोबारा देखना पड़ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि इसलिए क्या जी, तो I भी बराबर, तो फंक्शनल, इंटीग्रेशन का फंक्शनल, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे I0 साइन ओमेगा t, और बाकी यहाँ पर रख देंगे dt। अब कहेंगे जी ऐसा कैसा हो गया, तो कुछ नहीं, बस I का वैल्यू यहाँ पर हम पुट किया है। उसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt, इस तरह से हमने dt लिख दिया। अब ये मेरा मेन समीकरण बन गया। अब इसे समीकरण को आप हल करो, दोनों के चाहे तो एक बार भी हल कर सकते हैं, और तो दोनों के अलग अलग आप हल करके फिर आप वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो भी हमारे मित्र जो मैथ से आप लिए होंगे उसको तो समझने में समस्या नहीं होगी, बायोलॉजी वाला के थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, तो बिल्कुल आप भी ध्यान देंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसी को हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर भी बड़ा समीकरण है, नीचे भी समीकरण है,
तो पहले नीचे वाला को निकाल लेते हैं, फिर ऊपर वाला को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, तो लास्ट में दोनों का फिर से अनुपात कर देंगे, तो मेरा मान निकल के चला आएगा। ठीक है, तो चलिए उसी काम को दोहराते हैं, कारण कि दोनों को साथ लेके चलेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको अलग अलग कर देंगे, आप बेहतर तरीका समझ जाएंगे। अब यहां से करेगा, क्या करेगा, तो अब यहां से पहले इसको हल करो, नीचे वाला को, तो फंक्शनल dt और लिखा है कि आधे चक्कर में, तो आधे चक्कर के लिए हमने अभी बताया कि आधे चक्कर का मतलब कि 0 से लेकर t/2, 0 से लेकर t/2, तो यहाँ पर हम लोग इसका लिमिट बैठाएंगे, क्या लिमिट में बैठाएंगे मेरे दोस्त मेरे मित्र, तो बैठाएंगे 0 से t/2, 0 से क्या t/2, और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और यहाँ लिमिट हो जाएगा 0 से t/2, और हम लोग जानते हैं कि जब मान बैठानी है तो पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, तो t/2 माइनस 0 कर देंगे तो आ जाएगा t/2, तो t/2 आ गया जब निचल का हल किए तब। अब ऊपरला वाला हल कर देंगे, अब फिर ऊपरे वाला जो आएगा निचल का से भाग मार देंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो चलिए हमने नीचे वाला को हल कर दिया, अब यहां से चलते हैं और अब ऊपर वाला को लेकर चलते हैं, तो ऊपर लिखा है फंक्शनल आई साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे लिखा हुआ dt। अब यदि इसको हम लोग देखें तो जो भी हमारे मैथ वाले विद्यार्थी होंगे वो समझ रहे होगा कि जी समाकलन की जा रही है टी के सापेक्ष, ताकि डी जिसके साथ होता है उसी के साथ किया जाता है, तो समाकलन किया जा रहा है टी के सापेक्ष, तो बाकी फालतू चीजों को सर वहां से निकालनी होगी। अब फालतू चीजों को जब यहां से हम लोग निकालेंगे, फालतू चीजों को यहां से निकालेंगे तो निकल जाएगा क्या, तो आई नोट जो है बाहर चलाएगा, बाकी साइन ओमेगा टी और dt बच जाएगा। और अब यहां से मेरा काम नहीं है, यहां से आप जो है मैथ वाले आप इसको मैथ बना दो, बस खत्म हो जाएगा। यदि हम आपको थोड़ी सी याद दिला दे, तो थोड़ी सी याद दिला दे, तो आपने पढ़ा होगा कि साइन एन थीटा डी थीटा, तो इसका आपने शायद व्यंजक पढ़ा होगा कि माइनस 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 कॉस एन थीटा बाई एन, माइनस कॉस एन थीटा बाई एन, माइनस कॉस एन थीटा बाई एन आपने पढ़ा होगा। और उसी के तर्ज पर इसको अगर जो हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं क्या जी, तो हम लोग देख सकते हैं इसको, तो देख सकते हैं तो आई नोट और गुना माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन एक चीज हमने छोड़ दिया, लिमिट लगाना छोड़ दिया हमने, तो 0 से t/2 रखेंगे, 0 से t/2 रखेंगे, तो माइनस कॉस ओमेगा टी और बटे रखेंगे ओमेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला के अनुसार ऐसे हम रख सकते हैं। उसके बाद इसमें लिमिट दिया हुआ है, तो घेर घार के 0 से t/2 रखेंगे, 0 से t/2, और जब 0 से t/2 रख दिए तो अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो जैसे ही हल करेंगे तो हो जाएगा मेरे मित्र i माइनस, और यहां पर हम देखें तो यहां पर ऐसे रख सकते हैं, कैसे, तो लिख सकते हैं इसको हम क्या, तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस और ओमेगा का मान होता है 2π/t और गुना, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है t और ये गुना के रूप में ही है t, और फिर 0 से t/2, नीचे भी धर देते हैं कि 2π/t, नीचे भी धर दिया, ओमेगा का बस वैल्यू बैठा है यार, कुछ नहीं, ओमेगा का मतलब 2π/t, t को t रखा क्योंकि t के सापेक्ष तो किया ही गया है, फिर नीचे ओमेगा का वैल्यू रखा 2π/t, और यदि इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो अब यहां से आ जाएगा मेरे मित्र आई नोट माइनस, और अब इसको लिमिट को बैठाइए तो cos 2π के 2π और गुना t के जगह पर एक बार पहले ऊपर वाला तो t/2 माइनस cos और 2πt और फिर नीचे वाला तो 0, और नीचे मेरे मित्र बचा हुआ है कितना, तो 2π/t बचा हुआ है, 2π/ क्या बचा हुआ t, और अब इसको जब हल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि आई नोट गुना
अरे अब इसको कटता है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कटता है तो काट दीजिए। तो निकल जाएगा कि माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। ये तो सब गुना करके 0 कर देगा। अब देखो इसको 0 से कॉस को भी 0 नहीं कर देगा, क्योंकि कौन 0 करेगा, सबको 0 नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई बटे टी। अब इसको बाद आगे जाएंगे मेरे मित्र, तो आप याद रखना कि कॉस पाई 3 पाई और 5 पाई, यदि पाई के साथ विषम गुणज होता है, पाई के साथ विषम गुणज होता है, तो इस सभी का वैल्यू -1 होता है। और यदि 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तब मेरे भाई इसका वैल्यू +1 होता है। तो यदि हम लोग सम की बात करें तो +1 होता है, और विषम की बात करें तो -1 होता है। और यदि हम लोग यहाँ से अब आगे की ओर बढ़े तो हम लोग रख सकते हैं मेरे दोस्त मेरे मित्र, हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो लिख सकते हैं I0 माइनस और cos पाई का वैल्यू -1, तो -1 माइनस और cos 0 का वैल्यू तो आप जानते हैं कि 1 होता है, और नीचे जो है 2 पाई बाई टी रख दिया। अब उसके बाद यदि हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो आगे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो I0 गुना माइनस गुना यहाँ पर लिख सकते हैं -2, और बाई यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और दोनों के बीच गुना का संबंध, और बाई 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। अब इसको यदि हम लोग आगे बढ़ाएं मेरे दोस्त मेरे मित्र, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 के मान 2 और पाई के मान 22/7, और गुना हो जाएगा टी। ये वाला जो है आपको टी नीचे है ना, एक स्टेप और बढ़ते हैं, है ना, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 2 के 2 और पाई बाई टी लिखेंगे। अब ये 2 कट जाएगा, टी जो है ऊपर की ओर चल जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा क्या, तो I0 गुना टी और नीचे बच जाएगा पाई। और यदि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं मेरे दोस्त मेरे मित्र, तो हो जाएगा टी, और पाई के मान हम लोग जानते हैं, पाई के मान कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा कि 22/7 होता है। अब यदि इसको हम काटे तो यह 2 ऊपर चल जाएगा, सॉरी यह 7 ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा क्या, तो I0 गुना टी और गुना 7/22 हो जाएगा। तो आपने निकाल चुका है, अब आपका समीकरण आ गया है क्या, तो I0 गुना टी गुना 7/22, और ये आप तब लाए हैं जब ऊपर वाला को हल किए थे। और यदि हम लोग नीचे वाला की बात करें, तो नीचे वाला के मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे मित्र आया है t/2, तो नीचे हल किए थे तो t/2, और ऊपर वाला को हल किया है तो आया है I0 गुना टी गुना 7/22। अब यदि हम लोग इसको उस समीकरण 1 में ले आके धरे, तो समीकरण 1 से यदि हम लोग चले तो समीकरण 1 में रख सकते हैं कि क्या IA भी बराबर, जैसा कि आप देखें तो यहाँ पर हमने लिख रखा है IA भी बराबर, तो I0 A और नीचे dt, तो नीचे वाला की है हल, ऊपर वाला के नीचे हल है। अब उसको जो है हम यहाँ पे लाके धर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही लाके हम रखेंगे तो बस आप एकदम पुट वैल्यू गेट आंसर वाला कहानी है, नीचे हो जाएगा इतना t7 और बटे हो जाएगा 22, और नीचे वाला अभी आपने लाया था कि t/2 है, अब 2 तो ऊपर चल जाएगा, तो IA भी बराबर मेरे दोस्त मेरे मित्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो I0 t7 2 और बटे 22। अब इसको आप निकालेंगे तो IA भी बराबर आ जाएगा I0, और ये t से तो t कट चुका है ना, तो यहाँ पे t था तो t से t ये कट चुका है, t से t कट जाएगा, कैसे, ये 2 को ऊपर ले गए तो t से t कट गया, t से t कट चुका है ना, 2 बार कट गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आप ध्यान देना, ठीक है। अब इसको बात करेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 14 और नीचे हो जाएगा 22। तो आप यही पर छोड़ सकते हैं, आपका व्यंजक यहू है, एकदम भेरा गुड है कि IA भी बराबर प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर में IA भी बराबर I0
इंटू 14/22 आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि इसी को आगे बढ़ाए तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इसको ऐसे भी करके लिख देता है कि 14 भागे जब 22 करेंगे तो 0.63 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देता है, क्या इसको लिख देता है IAB बराबर आई नोट, और इसमें भाग मारे तो 0.63 आया। तो ये आपको यहाँ पर भी लाके छोड़ देता है। तो ऑब्जेक्टिव में खास करता है कि आई नोट इंटू 0.63, ठीक है। और यह आपको हिसाब आप लाएंगे तो आप यहाँ पर भी लाके छोड़ सकते हैं। इससे दो तरह से ऑब्जेक्टिव बनता है। आपसे पूछ देगा कि प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर में माध्यमान शिखर धारा के कई गुना होता है। तो शिखर धारा के 0.63 गुना होता है माध्यमान। तो हमने आधे चक्कर में निकाला। हमने कितने चक्कर में निकाला? आधे चक्कर में। अब हम आपको बोल दें कि आप एक चक्कर में बनाओ। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अभी हमने बताया कि जब जब एक चक्कर मारेगा तो एक सच पर आकर टकराएगा, और जब एक सच पर टकराएगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अभी हमने आधे चक्कर को बताया था, अब हम आपको दे रहे हैं कि आप एक चक्कर में हमें बनाकर दिखाओ, एक चक्कर में क्या आएगा। तो जैसे ही एक चक्कर में आएगा तो कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। करना क्या है, तो जो आपने आगे चक्कर में 0 से t/2 लेके चला था, आप 0 से t लेके चलना, भन से आ जाएगा और आपका फाइनल आंसर 0 आएगा। और 0 आ जाएगा तो एकदम मुस्कुरा जाओ, आप बना चुके हैं, आप सीख चुके हैं, ठीक है। और नहीं तो थोड़ी सी आपको हम हिंट दे दें कि सवाल तो जस्ट यही रहेगा, केवल हमने जो यहाँ आधा लिखा था उसके जगह पर हम लिख देंगे क्या, एक चक्कर। उसके जगह पर क्या लिख देंगे, एक चक्कर। क्या कोई कीड़ा कहीं टच हो रहा है क्या, है ना? लिखा क्यों नहीं रहा? हम यहाँ पर लिख देंगे एक चक्कर। अब एक चक्कर की बात करें तो एक चक्कर में क्या होगा, तो सेम प्रोसेस चलेंगे। सेम प्रोसेस थोड़ा सा इसी में हम जो है एडिट कर देते हैं। जो भी विद्यार्थी इसको उतारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप पीछे से देख लेना, ठीक है। वो तो आपका रिकॉर्डेड है बाकी इसी को जो है एक चक्कर वाला आपको हिंट देते हैं, आप निकाल लेना कि जैसे एक चक्कर बोलेगा, एक चक्कर, तब बस यहाँ t/2 नहीं t रखना, यहाँ t रखना। और जैसे ही t रख के आगे की ओर बढ़ेगा, जैसे ही t रख के आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ t रखाएगा और t में से 0 जाएगा तो यहाँ पर t बच जाएगा, यहाँ पे t बच जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर नीचे वाला करेंगे तो t आएगा, और ऊपरे वाला हल करेंगे तो यहाँ पर भी t रखना, यहाँ पर भी t रखना, यहाँ पर भी t रखना। और जब आगे की ओर बढ़ोगे, जब आगे की ओर बढ़ोगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर t रखना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आगे तो आगे क्या हो जाएगा, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर t रखना, t से t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पाई नहीं बचेगा, यहाँ पे 2π बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2π बचेगा, 2π, और माइनस cos 0 बचेगा। और अभी हमने आपको समझाया कि 2π, 4π, 6π, 8π सब गुणज के साथ वैल्यू 1 देता है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। और जब +1 हो जाएगा तो एक में से एक चल गया तो लड्डू गोपाल बच जाएगा, और लड्डू गोपाल में से 0 से गुना करेगा तो लड्डू हो जाएगा। अब फिर 0 में कुछ से भाग मारेगा तो टोटल वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये सब काट कुट लेंगे तो यह वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इतना तो आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। यह है बड़ी मामला सिमट गया है, यहाँ तक आएगा भी नहीं, इधर ही मामला खत्म हो गया, ये तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल आ जाएगा 0। अब जब समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से तो ऊपर वाला को हल किए तो आपको 0 आया। ये वाला बातों को हटाइए, ये वाला बातों को हटाइए और यहाँ पे रख देना क्या, तो यहाँ पे रख देना 0, यहाँ पे रख देना क्या, तो यहाँ पे रख देना 0। कैसे, अरे मेरे मित्र क्या हो जा रहा है, चलिए अब यहाँ पे रख देना कि जैसे ये जो ऊपर वाला वैल्यू है, ये ऊपर वाला तो सब तामझाम खत्म हो जाएगा, यहाँ से सब तामझाम खत्म होगा, ये सब तामझाम खत्म होगा। सबको हटाइए, लहसुन प्याज धनिया ये सब बेकार सी बातें हैं, ये सब को हम यहाँ पे हटा देते हैं, ये सब यहाँ से हट जाएगा। तो जब इसको आप लाएंगे
तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आइए भी बराबर ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा t। क्यों t? तो अभी आपने ऊपर वाला को t ही लाया है। अब देखिए ऊपर वाला को t ही लाए हैं, क्या लाए हैं, सॉरी नीचे वाला को t ही लाए हैं। और जब नीचे वाला को t आया है तो 0/t हो जाएगा, और 0/t हो जाएगा तो आई ए भी बराबर हो जाएगा 0। और यदि आई भी बराबर 0 आ गया तो यकीन मानो आप सीख चुके हैं। और यदि आप सीखे हैं, कुछ समझे हैं, कुछ बातें समझ में आएगा तो हाई वाला इमोजिया से इंडिकेट कर सकते हो। 2 4 5 को लगातार भेजो, हम समझेंगे कि आप एकदम दिल से समझे हैं, इसीलिए दिल का रिश्ता है, दिल भेजे हैं। ठीक है, तो चलिए आज मेरे उसको इतना ही छोड़ते हैं, अगले क्लास में फिर इस पर मिलते हैं। अगले क्लास में हम लोग वर्ग माध्य मूल को लेकर आएंगे, और जैसा इसको हमने मस्त और बिंदास तरीका समझा, उसको भी एकदम जबरदस्त तरीका समझाएंगे, और आपके एग्जामिनेशन में 5 अंक के उससे आपसे सवाल करता है। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं, इसको फिर एक नए वर्ग माध्य मूल को लेकर आएंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।